नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौराहा। इजराइल का नाम दुनिया भर में इन दिनों फिर से चर्चा में है। 1948 में छोटे से यहूदी देश के तौर पर उभरे इस देश ने अपने अस्तित्व को लेकर पिछले 70 सालों में कई मोर्चों पर लड़ाइयां लड़ी हैं। इन लड़ाइयों ने उसे एक राष्ट्र के तौर पर मजबूत बनाया है। चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा एक अकेला यहूदी देश, इसने पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रख रखा है। इजराइल के इस दबदबे और इस आत्मविश्वास के पीछे सबसे बड़ी वजह है इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और दुनिया भर में फैले इसके जांबाज और सरफरोश जासूस जो देश के लिए हंसते हंसते जान देने को तैयार हो जाते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे इजराइल के उस जासूस की कहानी जो दुश्मन देश सीरिया का राष्ट्रपति भी बन सकता था। लेकिन इजराइल के इतिहास में ऐसे ही एक जासूस हुए एली कोहेन, जिन्हें 60 के दशक में दुश्मन देश सीरिया साधारण जासूसी के लिए भेजा गया था। मगर एली पर देश सेवा का जैसा जुनून सवार था, उन्होंने जासूसी की दुनिया में एक से बढ़कर एक मिसालें कायम की। वह सीरिया की सरकार में इस कदर घुस गए कि तत्कालीन राष्ट्रपति अमीन अल हफीज उन्हें अपना रक्षा मंत्री तक बनाने जा रहे थे। एली के रक्षा मंत्री बनने के बाद पूरी उम्मीद थी कि अमीन अल हफीज उन्हें देश की बागडोर भी दे देते। मगर सारी कहानियों का हैप्पी एंडिंग नहीं होता। एली के साथ भी ऐसा ही हुआ और अप्रैल 1965 में जासूसी करते रंगे हाथों पकड़ लिए जाते हैं। 18 मई 1965 की रात उन्हें दमिश्क के मरजेह स्क्वायर पर सरेआम फांसी दे दी जाती है। सीरिया सरकार ने आज भी उनके शव को इजराइल को नहीं सौंपा है। कौन थे एली कोहेन? कैसे जीता मोसाद का भरोसा? एली कोहेन ने जिस इजराइल के लिए अपनी जान दी, असल में उनका जन्म इजराइल में हुआ ही नहीं था। एली का जन्म 1924 में पड़ोसी मुल्क मिस्र में एक सीरियाई यहूदी परिवार में हुआ था। एली के पिता साल 1914 में सीरिया के एलेप्पो में आकर यहाँ बस गए थे। साल 1948 में जब इजराइल बना तो मिस्र के कई यहूदी परिवार यहाँ से जाने लगे और 1949 में कोहेन के माता पिता और तीनों भाई भी इजराइल आकर बस गए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहे कोहेन ने मिस्र में रुककर अपना कोर्स पूरा करने का फैसला किया। मिस्र में रुककर उन्होंने यहूदी गतिविधियों में हिस्सा लिया। हालांकि 1951 में एक सैन्य तख्ता पलट के बाद एक यहूदी विरोधी अभियान शुरू हुआ और कोहेन को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मिस्र एली के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं कर सका। इसके बाद एली ने 1950 के दशक में इजराइल के लिए कई गुप्त अभियानों में हिस्सा लिया और 1957 में इजराइल आकर बस गए। इजराइल आने के 2 साल बाद उनकी शादी नादिया से हो गई। साल 1960 में मोसाद में भर्ती होने से पहले उन्होंने ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट के रूप में काम किया। मोसाद के डायरेक्टर जनरल मीर अमीत को सीरिया में घुसपैठ के लिए एक स्पेशल एजेंट की तलाश थी। एक दिन टेबल पर रखी एक रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में उन्होंने एली कोहेन का नाम देखा। एली का इतिहास खंगालने पर उन्हें वही सबसे फिट कैंडिडेट लगा। कोहेन को मोसाद ने 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी। फील्ड एजेंट के तौर पर एली का पूरा मिशन गुप्त रहने वाला था। अपनी पत्नी नादिया से उन्होंने बताया कि वह रक्षा मंत्रालय के फर्नीचर वगैरह खरीदने विदेश जा रहे हैं। इजराइल से निकलकर एली साल 1961 में अर्जेंटीना के ब्यूनोस एरेस पहुंचे, जहां उनका नया नामकरण हुआ कामेल अमीन ताबेत। इसके आगे बस यही नाम उनकी पहचान बन गया। प्लान के मुताबिक यहां उन्होंने सीरियाई व्यापारियों और सीरियन एम्बेसी के मिलिट्री अटैच जनरल अमीन अल हफीज से दोस्ती बढ़ाई। उन्होंने बताया कि कैसे सीरिया से आए उनके माँ बाप ने अर्जेंटीना में अपना बिजनेस फैलाया और अब उनके देहांत के बाद वो अपने वतन सीरिया लौटना चाहते हैं और ये सारा पैसा वहां के विकास पर खर्च करना चाहते हैं। तमाम मुश्किलों से बचते बचते वो आखिरकार सीरिया पहुंच गए। सीरिया पहुंचते ही एली ने देखते ही देखते सीरिया में गहरी पैठ बना ली। देश की एक छोटी से छोटी खबर उन्होंने रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए इजराइल भेजना शुरू कर दिया। एली के संबंध नेताओं से लेकर सीरियन आर्मी के बड़े बड़े अफसरों तक हो गए थे। साल 1963 में जनरल अमीन अल हफीज की बाथ पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। एली ने रातों रात हुए इस तख्ता पलट से ध्यान भटकाने के लिए अपने घर पर एक बड़ी पार्टी दी, जिसमें शराब और वेश्याओं की भरमार थी। इस पार्टी में उन्होंने आर्मी के बड़े बड़े अफसरों से लेकर मंत्रियों तक बुलाया। जब सबका ध्यान अय्याशी पर था, तब एली के दोस्त अमीन अल हफीज रातों रात राष्ट्रपति बन गए। अब सीरिया में एली कोहेन की मनचाही सरकार थी। एली ने कई बड़ी साजिशों का पता लगा लिया। एली ने ही इजराइल को बताया कि कैसे सीरिया इजराइल के लिए पानी की एकमात्र स्रोत सी ऑफ गैलीली में जाने वाले 2 नालियों के पानी को मोड़ने का प्लान बना रहा है। इजराइल ने दक्षिणी सीरिया में चल रही इस गुप्त तैयारी को एयर स्ट्राइक करके एक झटके में ही ध्वस्त कर दिया।
लगातार मिल रही नाकामियों से तंग आकर सीरिया के राष्ट्रपति अमीन अल हफीज ने एली उर्फ कामिल अमीन ताबेत को सीरिया का रक्षा मंत्री बनाने का ऑफर दिया। हाफिज को पता नहीं था कि जिसे वो रक्षा मंत्री बनाने जा रहे हैं वही उनकी सारी नाकामियों की जड़ है। हालांकि एली रक्षा मंत्री बन पाते उससे पहले ही हाफिज के रक्षा सलाहकार अहमद सुईदानी को शक हो गया कि कोई अंदर का आदमी ही उनकी जासूसी कर रहा है। सुईदानी ने सोवियत की मदद से एक ट्रेनिंग डिवाइस मंगवाई जिसने दामिश्क शहर में घूम घूम कर रेडियो ट्रांसमिशन का पता लगाना शुरू कर दिया। 2-3 दिन चले इस ऑपरेशन में आखिरकार सुईदानी को कामयाबी मिल गई। पता चला कि जिस कामिल अमीन ताबेत पर पूरा सीरिया भरोसा कर रहा था वही असल में इजराइल का जासूस है। सुईदानी ने पूरे फोर्स के साथ एली के घर पर धावा बोला और उन्हें रेडियो ट्रांसमिशन करते अप्रैल 1965 में रंगे हाथों पकड़ लिया। करीब 1 महीने तक चले इस टॉर्चर के बाद 18 मई 1965 को दामिश्क के मरजेह स्क्वायर पर एली को सरेआम फांसी दे दी गई। एली के शव को चौराहे पर 8 घंटे तक लटका कर रखा। लोगों को उनके शव पर जूते चप्पल बरसाने की छूट दे दी गई। एली कोहेन ने सीरिया के दमिश्क में रहकर छोटी से छोटी जानकारी मोसाद को दी। सीरिया के पास कौन से हथियार हैं, वह कब कितने जवानों को कहां पर तैनात करेगा, घुसपैठ के लिए किन रास्तों का इस्तेमाल करता है, ऐसी बेहद संवेदनशील जानकारियां इजराइल के पास थी। एली कोहेन को आज भी इजराइल में एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है।